हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो है साइंस पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ जो है इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फिर एक बार। अभी तक इसमें से हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर किए हुए हैं। आज हम लोग को अवस्था परिवर्तन में एक चीज देखना है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव देखना है। अभी तापमान परिवर्तन का प्रभाव को हम लोगों ने पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। अब हमारी बारी है दाब परिवर्तन के प्रभाव की। तो यहाँ पर चलिए देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। इसमें हम लोगों ने क्या नोट किया, यहाँ पर पहले से डेफिनेशन नोट है। लिखा यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे, यानी अगर कोई सिलेंडर लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके का कोई सिलेंडर ले लिया जाए, तो सिलेंडर को लेकर के इसके अंदर गैस को संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना। दबाएंगे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, यानी इसके अंदर कण भरा है। हमने अभी एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो सीरीज जो होती है जिसे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको खाली इस तरीके से पीछे से खींचकर इधर से उसका मुंह बंद करके पीछे से पुशअप करेंगे, संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे जब, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। पूरा भरा था, अब ये यहाँ तक नीचे खिसक के यहाँ पर जब आ जाता है तो कुछ ही दूरी रह जाती है, तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है कि कम हो जाती है। और जब कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो गैस इसे बदलने लगेगा, द्रव में बदल जाएगी। ये कंडीशन होती है। कणों के बीच की दूरी कम होगी तो उसके अंदर मौजूद जो गैस होगी वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर दो विशेष पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, वो कौन कौन सा है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए कि दाब बढ़ाने पर कण नजदीक आते हैं, यानी दाब अगर बढ़ाएंगे, यानी दाब उसको बढ़ाते चलेंगे और दबाएंगे तो कण और नजदीक आते चले जाएंगे। और यदि अगर दाब को घटा देंगे तो कण दूर होने लगेंगे। अभी पिस्टन को पुशअप किया था, दबाया हुआ था, तो कण नजदीक आ गए। जैसे पिस्टन को छोड़ देंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, तो अब कण इसमें पूरी नली के अंदर फैल जाएंगे, पूरी नली में फैल जाएंगे। तो इस तरीके से दाब घटाने पर कण दूर हो जाएंगे, दाब बढ़ाने पर कण नजदीक आ जाते हैं। अच्छा, इसका एक उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण हमने लिया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब यह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होती है, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर के अंदर रख के संपीड़ित किया जाता है तो वो द्रव जो है द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। इसकी वजह से दाब परिवर्तन के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। ये था हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो अब देखिए अगले पेज पर हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं उसको देखिए। अब देखिए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे। तो वाष्पीकरण क्या होता है यहाँ पर देखिए आप लोग। तो वाष्पीकरण के डेफिनेशन में लिखा है कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया। वाष्पीकरण क्या है? सतह पर, यानी ऊपर के सरफेस पर होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई भी चीज हम लोगों ने किसी पात्र के अंदर रखा हुआ है, तो उसकी जो केवल ऊपरी सतह होगी उसमें ये प्रक्रिया होने वाली है। अभिक्रिया वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण जो होगा केवल उसकी सतह पर होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है, नीचे नहीं। वाष्पीकरण केवल ऊपर से होता है। और कितने तापमान पर? तो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर। जैसे क्वथनांक अगर जल है, जल का वाष्पीकरण की बात करें, जल है तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा। लेकिन अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर भी वाष्प में बदल जाए तो ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब जो जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने क्या किया कि जल क्या गिलास के अंदर पानी रख दिया, थोड़ा सा मतलब गिलास ले लिया हमने और इतना पानी भर के हम लोगों ने रख दिया सुबह। अब अगले दिन जब सुबह को हम आते थे देख रहे कि पानी हमारा इतना बचा हुआ है गिलास के अंदर, बाकी का पानी क्या हमने तो गर्म किया नहीं,
यहाँ से यहाँ तक का पानी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का पानी क्या होता है, वाष्प के अंदर बदल जाता है। कैसे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर क्वथनांक से कम ताप पर नीचे किसी भी तापमान पर यहाँ का पानी द्रव अवस्था से सीधे गैस में बदल गया, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर जाए। इसी को तो बोलते हैं वाष्पीकरण। और इसी वाष्पीकरण के कारण ही हमारा कपड़ा वगैरह सूखता है। अभी आगे इसमें देखेंगे सतह वाले पर, इसमें देखेंगे कि कैसे क्या क्या इसके अंदर हमारा आ सकता है। ये वाष्पीकरण हो गया कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर कोई भी द्रव, केवल जलीय कोई भी द्रव वाष्प में बदल जाए तो वाष्पीकरण कहा जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को जो है प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके कौन कौन से कारक होंगे हमारे। तो पहला कारण है कि सतह का क्षेत्रफल। कौन सा कारण है कि सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है हमारा, तापमान। तीसरा क्या है, आर्द्रता। चौथा क्या है, वायु की गति। अच्छा, मतलब समझिए, सतह का क्षेत्रफल का मतलब, सतह का क्षेत्रफल यदि कम और ज्यादा करेंगे तो वाष्पीकरण कम और ज्यादा हो सकता है। जैसे यदि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण बहुत तीव्रता के साथ होगा। जैसे 1 कप चाय ले लें और उसी चाय और उतनी ही चाय ट्रे के अंदर रख दिया जाए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रे वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, कप वाली चाय बाद में। रीजन, सतह बढ़ाने से वाष्पीकरण दर तेजी से हो रहा है। वाष्प में ज्यादा तीव्रता आ गई तो अब वो क्या हो जाएगा, वाष्प में वहां से बहुत तेजी के साथ बदलेगा सतह। और सतह अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, बहुत कमी के साथ, बहुत कम जो है उसका रेशियो होगा उसका। इसी तरीके से बात करेंगे अगर तापमान की, तापमान यदि अगर बढ़ा देंगे तब भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तापमान घटा देंगे तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। जैसे गर्मी के दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है, कोई भी चीज बहुत जल्दी सूख हो जाती है, जैसे कपड़ा वगैरह बहुत जल्दी गर्मी के अंदर सूख हो जाता है कि तापमान ज्यादा है फौरन सूख जाता है, वाष्प में तुरंत बदल जाता है। ठंडी के मौसम में यही चीज नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लगता है सूखने में क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। जब वायुमंडल में कभी कभी नमी हो जाती है, बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि नमी हो जाती है, आर्द्रता हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, आर्द्रता की वजह से भी अगर आर्द्रता कम है या आर्द्रता बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है तो कभी वाष्पीकरण बहुत कम होगा। आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण तेजी के साथ हो जाएगा। बरसात के मौसम में भी ऐसी कंडीशन होती है। इस तरीके से वायु की गति, वायु की गति का मतलब वायु अगर बहुत तेज प्रवाहित हो रही, वायु बहुत तेज अगर तीव्रता के साथ बहती है तो बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाएगा। वायु अगर कम चल रही है तो वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊंगी। क्या हम लोग क्या करते हैं, ठंडी के मौसम में हम लोग का कपड़ा सूखता नहीं है क्योंकि वायु भी कम रहती है और जो है तापमान भी कम रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रात के समय में या कभी भी पंखा चालू करके छोड़ देते हैं और कपड़ा भला के फैन को ऑन कर देते हैं। हम लोग का क्या होता है, कपड़ा आसानी के साथ जल्दी सूख जाता है क्योंकि अब जो वायु की गति है, वायु की जो गति है वो हमने बढ़ा दिया, यानी अब हमारी जो वायु की गति उसकी बहुत तीव्रता कर दी, हम लोगों ने तेज कर दी है वायु की गति पंखा को चालू करके। अब हमारा जो है वाष्पीकरण की दर तीव्रता से होगा, जल्दी से हो जाएगा। और अगर वायु की गति कम हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर हमारी कम हो जाती है। इस तरीके से हमारा वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये सब हैं हमारे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस लेसन की एक टॉपिक और बची है तो चलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। देखिए ये लेसन की आखिरी जो हमारी टॉपिक है, यहाँ पर हमारा जो है लेसन पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाएगा। तो क्या है हमारी आखिरी टॉपिक, वाष्पीकरण से शीतलता, ठंडक महसूस जो होती है वाष्पीकरण से शीतलता, इसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको समझते हैं और यहीं पर हमारा लेसन हो जाएगा समाप्त। क्या है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। वाष्पीकरण से शीतलता। अब
वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो होती रहती है अपने, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती तो उसके दौरान होता ये है कि द्रव के जो कण होंगे वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हथेली पर जब हम लोग स्प्रे वगैरह को रखते हैं या स्प्रिट को रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो इस पर से जो है आसपास की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और इसमें वातावरण से ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अब हुआ क्या कि वातावरण में इसकी ऊर्जा की हानि हो जाती है। अब जैसी ऊर्जा की हानि होगी तो वातावरण क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। जैसे हाथ पर हमने रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, कोई भी अल्कोहल रख दिया या जो है कोई भी जो होम्योपैथ की दवा आती है उसको डाल दिया या जो सैनिटाइजर वगैरह भी होता है इसी तरीके से, तो इसको जब हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो हमारा हाथ हथेली तुरंत ठंडा हो जाता है। परफ्यूम रखते तभी हमारा हथेली तुरंत ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अपने आसपास के इलाके का जो इसका वातावरण बन रहा है वो उस वातावरण से क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अब जैसी ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो गया तो यहाँ का वातावरण जितनी ऊष्मा थी, जितनी हीट थी, वो सबको ऊष्मा को अवशोषित किया और वातावरण के अंदर परिवर्तित हो गया। तो अब वातावरण के अंदर क्या हो जाएगी, ऊर्जा की हानि हो जाती है। इसकी वजह से जो अवशोषित किया, इसकी वजह से वातावरण के अंदर ऊर्जा की हानि हो गई, यानी यहाँ से ऊर्जा का ह्रास हो गया, हानि हो गई और वातावरण क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। यानी यहाँ का भाग क्या कहलाएगा, यहाँ का भाग क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर बात करें तवे की, तवे पर यदि अगर कोई तवा को गर्म कर लिया जाए और गर्म करने के बाद यदि अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो गर्म करने के बाद उस पर से हटा दीजिए, आग पर से हटा दीजिए और उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। पानी डालेंगे जब तो वहां पर क्या होगा कि पानी हमारा गर्म हो जाएगा और तवा ठंडा हो जाता है। एकदम ठंडा नहीं होगा, तवा ठंडा हो जाता है, पानी हमारा गर्म हो गया और वाष्प में बदल जाता है। तो ठंडा होने की वजह क्या होगा, तो वातावरण के अंदर ऊर्जा की हानि हो जाती है और वातावरण यानी तवा हमारा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये इस तरीके से हमारा वाष्पीकरण की शीतलता होती है। इसे बहुत तरीके के एनसीईआरटी किताब में देखिएगा या अदर किताबों में बहुत तरीके का आप लोग को इसमें जो है एग्जाम्पल के साथ लिखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी जो चीजें मैंने बताई है ये सारी चीजें और सारी टॉपिकें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। आज हमारा ये लेसन जो थ्योरी से कहा जाए पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब रहे इसके क्वेश्चन आंसर, तो हम जो है आगे से इसके जो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो है जो टॉपिक वाइज जो लेसन था हमारा पूरी तरीके से मैंने एक टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं आई होगी अब तक। यदि अगर कहीं समस्या आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और जो भी डाउट है एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आप लोग का डाउट उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो है इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग मिलेंगे।